हर क्वार्टर में हजारों स्टॉक्स मूव करते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां मूवमेंट शुरू होने से पहले ही स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री लेना स्टार्ट कर देती है। और अगर आपने उन ओनरशिप चेंजेस को टाइम पे नोटिस कर लिया तो शायद आप मार्केट को थोड़ा पहले समझ सकते हैं। इसलिए हमने पिछले क्वार्टर की कंपनीज एनालाइज करी और ऑलमोस्ट 20 ऐसे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए जहां DII और FII एक्टिविटी नोटिसेबल थी। साथ ही फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, जैसे कि ये कंपनीज। और ये ट्रेंड अब और इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल मनी का इन्फ्लुएंस रिकॉर्ड लेवल्स पे है। मार्च 26 तक NSE लिस्टेड कंपनीज में DII ओनरशिप 19.6% तक पहुंच गई, जबकि FII ओनरशिप 15.8% पर आ गई, विच इज अ 17-year लो। म्यूचुअल फंड्स का शेयर भी रिकॉर्ड हाइस पर है। ऐसे में स्टेक इंक्रीज मार्केट का इंपॉर्टेंट सिग्नल बन सकता है। तो आज फोकस सिंपल है, स्मार्ट मनी कहाँ जा रही है और क्या फंडामेंटल्स उस मूव को सपोर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's start with the first company, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। लास्ट 1 year में स्टॉक होल्डिंग पैटर्न में काफी शिफ्ट दिख रहा है। FIIs का स्टेक लगभग 6.5% और DIIs का ऑलमोस्ट 7.2% से बढ़ गया है। अब नंबर्स से पहले जरा कंपनी को देख लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में विशाल मेगा मार्ट एक ऑफलाइन फर्स्ट वैल्यू रिटेल कंपनी है जो पैरल, FMCG और जनरल मर्चेंडाइज मिडिल इनकम कंज्यूमर्स को टारगेट करती है। पर बाकी स्टोर्स में और इसमें क्या डिफरेंस है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी की ऑलमोस्ट 75% सेल्स प्राइवेट लेबल से आती हैं। इससे मिडलमैन एलिमिनेट होते हैं और ग्रॉस मार्जिन्स 28 से 29% तक रीच करते हैं। साथ ही ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर भी 2028 तक 20% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन के साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से फास्टर ग्रो कर सकता है। तो ग्रोथ के लिए हेडरूम डेफिनेटली दिखता है। अब लास्ट 5 years में कंपनी ने रफली 24% सेल्स CAGR और 48% का प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन्स भी स्ट्रॉन्ग रेंज में है, लेकिन ऐसी रिटेल कंपनी को सिर्फ सेल्स नंबर से जज नहीं किया जा सकता। कंपनी अग्रेसिवली स्टोर्स ऐड कर रही है, लेकिन सेम स्टोर की सेल्स ग्रोथ रीसेंट ईयर्स में सॉफन हुई है। फिर भी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 10 से 12% तक का नंबर उनका हेल्दी लॉन्ग टर्म रेंज है। साथ ही लेटेस्ट क्वार्टर में रेवेन्यू भी लगभग 22% ग्रो हुआ, accompanied by margin expansion। कंपनी ने ऑफिशियली हर साल 80 से 100 नए स्टोर्स ऐड करने का गाइडेंस दिया है। अब फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक कंपनी के पास 795 स्टोर्स थे जिन्होंने रफली 12,900 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। इस हिसाब से हर स्टोर का एवरेज रेवेन्यू लगभग 16 करोड़ का बनता है। मतलब सिर्फ 100 नए स्टोर्स ऐड करने से ही कंपनी के पास रफली 1600 करोड़ रुपए एडिशनल एनुअल रेवेन्यू कैपेसिटी क्रिएट हो सकती है। लेकिन वैल्यूएशन भी काफी प्रीमियम है। स्टॉक अराउंड 68x PE और 30x EV बाय EBITDA पे ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी हायर है। हाँ, कंपनी ने लास्ट 3 सालों में रफली 39% प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की है, लेकिन उसके बाद भी PEG रेशियो अराउंड 1.7x के आसपास बनता है और कुछ रिस्क पर भी नजर रखनी जरूरी है। सबसे पहली चीज है कंपनी का डिक्लाइनिंग सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ट्रेंड, जो अब रफली 11% के अराउंड आ चुका है, जिसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। साथ ही साउथ इंडिया एक्सपेंशन, स्पेशली केरला और कर्नाटका में स्टोर प्रोडक्टिविटी अभी कंपनी एवरेज से लगभग 15% लोअर चल रही है। ये कुछ ऐसे ऑपरेशनल मेट्रिक्स हैं जो कंपनी की रियल एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी को जज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को इन ट्रेंड्स पे नजर रखनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड। आज से कुछ साल पहले आपने कभी ना कभी वो फेमस CP+ एड तो जरूर देखा होगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, वही कंपनी है आदित्य इन्फोटेक। यहाँ कंपनी में DIIs का स्टेक 4%+ और FIIs का स्टेक भी रफली 1.35% इंक्रीज हुआ है। कंपनी प्राइमरीली वीडियो सर्वेलेंस और सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बिजनेस में है। CCTV कैमरास, रिकॉर्डर्स, स्टोरेज और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सेल करती है अंडर द CP+ ब्रांड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का वीडियो सर्वेलेंस मार्केट नेक्स्ट 4 years में रफली 16%+ CAGR से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है और स्कोप अभी भी काफी है। इंडिया में CCTV पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 1.1 कैमरास पर 100 पीपल है, जबकि US में 15+, चाइना में 14+ और UK में 7+ है। तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बड़ी लगती है, लेकिन अब देखते हैं क्या नंबर्स भी इस स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। अगर नंबर्स देखें तो कंपनी ने लास्ट 3 सालों में रफली 24% सेल्स CAGR और 19% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। ऑपरेटिंग एंड नेट मार्जिन्स भी ओवरऑल इंप्रूविंग ट्रेंड में है। श्योर फाइनेंशियल ईयर 25 में नेट मार्जिन स्पाइक हुए, पर वो टेम्पररी था
बिकॉज ऑफ एक्विजिशन रिलेटेड गेन्स, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव था। लेटेस्ट Q3 में रेवेन्यू 37% ग्रो हुआ, जबकि एबिडा और पैट ग्रोथ और भी स्ट्रॉन्गर रही। इस ग्रोथ का एक मेजर ट्रिगर रहा इंडिया का साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स। कुछ नए रूल्स की वजह से कई नॉन कंप्लायंट फॉरेन ब्रांड्स को प्रेशर फेस करना पड़ा और CP प्लस ने अपनी स्ट्रॉन्ग सर्टिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वजह से मार्केट शेयर को 39% तक एक्सपैंड किया। यहाँ मैनेजमेंट का फाइनेंशियल ईयर 27 गाइडेंस भी काफी अग्रेसिव दिख रहा है। कंपनी मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग 2.1 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर लगभग 2.4 मिलियन यूनिट्स तक ले जाने की प्लानिंग कर रही है बाय फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। इसके बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर 27 रेवेन्यू गाइडेंस रफली 5,500 करोड़ प्लस का है, जो ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यू के कंपैरिजन में नियरली 45% ग्रोथ इंप्लाई करता है। साथ ही मैनेजमेंट ने एबिडा मार्जिन्स को 12 से 13% और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को लगभग 7.5 से 8.5% रेंज तक इंप्रूव करने का गाइडेंस भी दिया है। ग्रोथ का एक बड़ा ट्रिगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 2 इयर्स में सिर्फ रेलवे सेगमेंट से ही रफली 2,000 से 3,000 करोड़ ऑर्डर्स आ सकते हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 27 गाइडेंस के 40 से 50% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू साइज के आसपास है। लेकिन कुछ रिस्क पर भी नजर रखनी जरूरी है। अ मेजर पॉइंट टू नोट इज कि रिसीवेबल डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों इंक्रीज हुए हैं। साथ ही लास्ट 3 सालों में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव रहा है और CFO टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी काफी फ्लक्चुएट करता दिखा। ये लार्जली वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर, स्पेशली रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री बिल्डअप की वजह से इंपैक्ट हुआ है, इसलिए इन मेट्रिक्स पे क्लोजली नजर रखना जरूरी होगा। थर्ड कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ DII स्टेक 4% से ज्यादा और FII स्टेक भी लगभग 1% इंक्रीज हुआ है। अब भेल एक इंटीग्रेटेड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल्स, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की इंस्टॉल्ड यूटिलिटी पावर कैपेसिटी में एक्सक्लूडिंग रिन्यूएबल्स भेल का रफली 55% शेयर है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 14% सेल्स CAGR और 21% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। साथ ही ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन्स भी अभी मल्टी ईयर हाइस के अराउंड हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो भी अभी हाईएस्ट लेवल्स के अराउंड पहुंच गया है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज हिस्टोरिकली भेल का एग्जीक्यूशन साइकिल स्लो रहा है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स हाईली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और उनका जेस्टेशन पीरियड 4 से 5 साल तक का हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 20 से 25 के बीच कंपनी जनरली सिर्फ 20 से 25% ऑर्डर बुक एनुअली एग्जीक्यूट कर पा रही थी। लेकिन अगर रीसेंट नंबर्स देखें तो Q4 कंपनी ने हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करी। यहाँ रेवेन्यू लगभग 37% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 12,300 करोड़ के आसपास पहुंच गया। मेजर ड्राइवर रहा पावर सेगमेंट, जिसका रेवेन्यू अलोन 54% ग्रो हुआ एग्जीक्यूशन पिकअप की वजह से। भेल का बिगेस्ट ग्रोथ ट्रिगर इसका रिकॉर्ड हाई ऑर्डर बुक है। Q4 तक रफली 2.4 लाख CR, जो फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू का 7x है। पावर प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन साइकिल 3 से 5 साल का होता है और मैनेजमेंट का ग्रोथ आउटलुक लार्जली इंडिया को 2032 तक रिक्वायर्ड 80 से 97 गीगावाट न्यू थर्मल कैपेसिटी एडिशन पे बेस्ड है, जो फ्यूचर ऑर्डर पाइपलाइन को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन रिस्क भी है। हिस्टोरिकली भेल का एग्जीक्यूशन पेस स्लो रहा है और डिलेज की वजह से पेनल्टीज और कॉस्ट ओवररन्स का रिस्क रहता है। साथ ही इंडस्ट्री सेगमेंट में वीकनेस भी दिखी। Q4 में रेवेन्यू फ्लैट रहा और EBIT मार्जिन्स शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो एक इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल फैक्टर है। नाउ कम्स अनदर कंपनी BSE लिमिटेड। यहाँ भी सितंबर 25 से कंसेक्यूटिव स्टेक इंक्रीज देखने को मिला है, जहां FIIs का होल्डिंग लगभग 2% और DIIs का लगभग 1% से ज्यादा इंक्रीज हुआ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। बिजनेस को सिंपल टर्म्स में समझें तो BSE एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये खुद ट्रेडिंग करके पैसे नहीं बनाता, बल्कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां इन्वेस्टर्स ट्रेड, लिस्ट, सेटल और म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, डेट, करेंसीज, म्यूचुअल फंड्स और मार्केट डेटा सर्विसेज जैसे मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती है। अगर NSE के कंपैरिजन में देखें तो ओवरऑल एक्सचेंज रेवेन्यू पूल में BSE का शेयर रफली 23% है। मोस्ट सेगमेंट्स में NSE डोमिनेंट है, लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म BSE स्टार MF में BSE का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में रफली 50% सेल्स CAGR और 68% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। BSE का रेवेन्यू मॉडल भी काफी डाइवर्सिफाइड है। मेजर इनकम ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है, जिसमें इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स
और क्लियरिंग सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 74% इसी सेगमेंट से आया। बाकी रेवेन्यू लिस्टिंग सर्विसेज, मार्केट डेटा सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी और ट्रेजरी इनकम से जनरेट होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के मार्जिन्स भी कंसिस्टेंटली एक्सपैंड हुए हैं और फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग मार्जिन्स रफली 64% तक पहुंच गए। बीएससी का Q4 काफी स्ट्रॉन्ग रहा, जहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 85% ग्रो होकर 1560 CR से ज्यादा तक पहुंच गए। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर डेरिवेटिव सेगमेंट था, जहां रेवेन्यू लगभग 138% ग्रो हुआ, सपोर्टेड बाय अ शार्प जंप इन प्रीमियम एवरेज डेली टर्नओवर। कंपनी ने फॉर्मल फाइनेंशियल ईयर 27 गाइडेंस नहीं दी, लेकिन ब्रॉडर इंडियन कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम नेक्स्ट फ्यू इयर्स में 9% से ज्यादा CAGR ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है बाय 2030 और ट्रेंड भी सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 20 में डीमैट इन्वेस्टर्स लगभग 3 करोड़ थे, जो फाइनेंशियल ईयर 26 तक 12 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। साथ ही हाउस होल्ड सेविंग्स का एलोकेशन इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी स्टेडीली बढ़ रहा है, लेकिन रिस्क भी काफी इंपॉर्टेंट है। बीएससी की रीसेंट ग्रोथ लार्जली इक्विटी डेरिवेटिव्स पे डिपेंडेंट रही है, जो Q4 में टोटल रेवेन्यू का 74% कंट्रीब्यूट कर रहा था, और यही बिगेस्ट रिस्क भी है, क्योंकि बीएससी एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। सेबी के डेरिवेटिव्स रिलेटेड पॉलिसी चेंजेस डायरेक्टली वॉल्यूम्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। रीसेंट सेबी मेजर्स के बाद ऑलरेडी बैंकेक्स और सेंसेक्स ऑप्शंस वॉल्यूम्स में नोटिसेबल स्लोडाउन देखने को मिला है। लास्ट कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। यहाँ भी FIIs और DIIs दोनों ने रीसेंट क्वार्टर्स में रफली 1% के आसपास स्टेक इंक्रीज किया है। बिजनेस को सिंपल टर्म्स में समझें तो प्रीमियर एनर्जीज एक सोलर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, जो मेनली सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पैनल्स बनाता है। ये प्रोडक्ट्स लार्ज सोलर डेवलपर्स, EPC प्लेयर्स और गवर्नमेंट लिंक्ड प्रोजेक्ट्स को सप्लाई किए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया के मॉड्यूल शिपमेंट्स में कंपनी का शेयर रफली 5% था और इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी भी काफी लार्ज है। इंडिया की सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नवंबर 25 तक 133 गीगावाट पहुंच चुकी थी, जबकि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसल फ्यूल कैपेसिटी का नेशनल टारगेट रखा गया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में रफली 62% सेल्स CAGR और 133% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। साथ ही ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन्स भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं। इस मार्जिन एक्सपेंशन का एक मेजर रीजन है कंपनी का फोकस हाई मार्जिन DCR यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मॉड्यूल्स पर। गवर्नमेंट लिंक्ड प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाले ये मॉड्यूल्स नॉर्मल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में प्रीमियम प्राइसिंग कमांड करते हैं। इसी का इंपैक्ट Q4 नंबर्स में भी दिखा, जहां कंपनी ने रफली 38% रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की। कंपनी का ऑर्डर बुक मार्च 26 तक रफली 14,000 करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू का अराउंड 1.7x है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से 70 से 75% एग्जीक्यूशन नेक्स्ट 12 महीनों में होना एक्सपेक्टेड है, गिविंग स्ट्रॉन्ग नियर टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी। लेकिन कुछ रिस्क भी मॉनिटर करने लायक हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 के बीच इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शार्पली गिरकर 3x से 2.3x आ गया, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल्स सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। इसीलिए इन्वेंट्री लेवल्स और वर्किंग कैपिटल को क्लोजली ट्रैक करना जरूरी होगा। This brings us to the end of this video. ये थी हमारी shortlisted 20 companies में से 5 fundamentally strong stocks. कमेंट करके बताइए अगर आपको भी ऐसी कंपनी पता है जहां recent FII DII स्टेक चेंजेस नोटिसेबल रहे हों और जो इस लिस्ट में ऐड की जा सकते हों। और याद रहे, ये सिर्फ एनालिसिस है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अपनी रिसर्च खुद जरूर करें। See you in the next video. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.